हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं इतिहास की। इतिहास में बहुत सारी डिस्कशन हमने कर लिए थे भैया। प्राचीन काल भी निपटा लिया, मध्यकालीन भारत भी निपटा लिया, आधुनिक भारत हम देख रहे थे। और आधुनिक भारत में हमने कौन कौन सी यूरोपीय कंपनीज आई, क्या हुआ, और फिर हमने क्लासेस भी समझाया। मतलब एक एक, चाहे वो पुर्तगाली हो, पुर्तगाली कैसे आए और क्या हुआ, उनको खत्म किया। फिर हमने बात करी डच और डायनेसिस की, वो भी चले गए। अब बात हमने करी आंग्ल मतलब अंग्रेज और फ्रांसीसियों की। तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों का कैसा क्या संबंध था उस पर भी हमने डिस्कस कर लिया। कर्नाटक के युद्ध करा दिए और अब हम यहां पे आए हैं क्योंकि भारत में कौन बचा है, कौन बचा है ना ही अंग्रेजों की। अगर यूरोपियों की बात करें तो पुर्तगाली भी शांत हो गए। पुर्तगालियों के बाद डच और डेनिस ये भी समाप्त हो गए। अब डच डेनिस के बाद फ्रांसीसी जो एक थोड़े से मजबूत लग रहे थे, लेकिन मॉन्डी वॉस के युद्ध में भैया उनकी भी हालत खराब हो गई और अब वो कुछ नहीं बोल रहा। तो एकमात्र यूरोपीय कंपनी जो प्रभाव में भारत में बची, कौन बची है? अंग्रेज बचे। तो अब अंग्रेजों ने क्या किया? पहले तो अपना कंपटीशन कम कर लिया, खत्म ही कर दिया भैया कंपटीशन, और खुद एकमात्र बचे। अब ये क्या करेंगे? भारत में धीरे 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 अपनी सत्ता को स्टैब्लिश करना चालू कर देंगे। मतलब कि आए थे व्यापार करने और अब शासक बनने जा रहे हैं। कौन? अंग्रेज। तो कैसे भैया शासक बने, क्या हुआ, सारी चीजों को हम यहां इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्योंकि शुरुआत जो अंग्रेजों ने करी थी, कहां से करी थी? बंगाल से करी थी, है ना। बंगाल में अपनी शासन व्यवस्था इन्होंने स्टैब्लिश करी थी। बंगाल में शासन स्टार्ट किया था सबसे पहले। यहां बंगाल में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना को हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं भैया बड़ी जल्दी से। देख पा रहे होंगे आप, ये एक छोटा सा चित्र है, ज्यादा बड़ा नहीं है। और इस छोटे चित्र में ये तो भारत है, ये है बंगाल। क्या है भैया? ये है बंगाल। और मैं आपको बता दूं कि जब बंगाल हुआ कर रहा था उस समय जब अंग्रेज थे, तब बंगाल राजस्व के मामले में, टैक्सेशन के मामले में सबसे ज्यादा जो पैसा जनरेट कर रहा है, कौन कर रहा है? बंगाल ही जनरेट कर रहा था। क्यों? क्योंकि अभी ये तो भाई आप देखोगे यहां पे, ये बांग्लादेश हो गया, बांग्लादेश हो गया, लेकिन पहले ये बंगाल इसी में था। असम का कुछ राज्य भी इसी में हुआ करता था, ठीक है। यहाँ पे जो बिहार वाला है ये भी हुआ करता था, उड़ीसा वाला क्षेत्र भी हुआ करता था। सो ये पूरा इतना बड़ा बंगाल हुआ करता था, है ना। और ये बंगाल से सबसे ज्यादा राजस्व जनरेट होता था, ठीक है। तो कैसे क्या बंगाल की सत्ता आई, क्या हुआ, सारी चीजों को हम यहाँ पे देखने वाले। देखो कैसे कैसे हम इसको पढ़ेंगे, यहाँ पे आपको बता दूं, मैं एक एक वीडियो में इसको कवर करूंगा क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। 2 ढाई 3 घंटे का एक वीडियो बन जाएगा जो मुझे लगता है आप लोग से झेल ना पाएगा। इसलिए हम इन माध्यम से चलेंगे। सबसे पहले हम बंगाल की पृष्ठभूमि पे डिस्कशन करेंगे कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या कैसी बंगाल की रही है। उसके बाद अंग्रेजों ने बंगाल में कैसे आगमन किया, कैसे क्या इन्हें एस्टैब्लिशमेंट करा। सिराजुद्दौला, क्योंकि बंगाल में नवाबों की तो हमें बात करनी है और यहां पे सिराजुद्दौला बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से होगा। तो मेरे ख्याल से काम करेंगे, एक वीडियो में हम ये 2 टॉपिक ले लेंगे। बंगाल की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि समझ लेंगे, अंग्रेजों का आगमन समझ लेंगे, है ना। फिर बंगाल के नवाबों के साथ हम पहले शुरुआत में जो है मुर्शिद कुली खां से लेके अलीवर्दी खां तक का थोड़ा सा माहौल देख लेंगे। लेकिन सिराजुद्दौला से अपन क्या करेंगे? कंटिन्यू करेंगे। कहां तक करेंगे? कि सिराजुद्दौला का परिचय देखेंगे और फिर सिराजुद्दौला के समय में ही ये ब्लैक हॉल की घटना हुई। इसी ने तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों को थोड़ा सा भड़का दिया कि अब ना छोड़ेंगे भैया, ठीक है। और फिर प्लासी का युद्ध हुआ, ठीक है, प्लासी का युद्ध। तो ये 3 चीजें जो है, या मेरे ख्याल से काम कर लेंगे अपन। सिराजुद्दौला का परिचय और ब्लैक होल की घटना, ये दोनों चीजें अपन एक वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। फिर प्लासी का अलग से देख लेंगे क्योंकि प्लासी का युद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अलग से ही है। तो प्लासी को अपन समझ लेंगे। प्लासी के बाद दूसरी चीज हुई है बक्सर, और यहां से तो बिल्कुल स्वतंत्र सत्ता स्टैब्लिश हो गई, स्थापित हो गई, किसकी? अंग्रेजों की। तो एक वीडियो में अपन बक्सर समझ लेंगे, है ना। फिर बक्सर के बाद यहां पे इलाहाबाद की संधि और बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली जो है, इस पे एक वीडियो बना लेंगे। तो कितनी वीडियो हो जाएंगी? 1 2 3 4 5, 5 वीडियो में अपन पूरा बंगाल खत्म कर देंगे, बंगाल में अंग्रेजों का शासन स्टैब्लिश कर देंगे। लंबी लंबी नहीं, ये 20-25 मिनट की वीडियो अपन बनाएंगे, ठीक है भैया। कोई दिक्कत परेशानी? रूपरेखा समझ में आ गई? आगे की नहीं है तो चलो स्टार्ट हम कहां से कर रहे हैं? बंगाल की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलो भैया देख लो, ये समझ में तो आ नहीं रहा होगा, आ रहा होगा, क्यों नहीं आ रहा होगा भैया? ये भारत है हमारा, है ना। और उस समय का जब पाकिस्तान भी हुआ करता था, अफगानिस्तान का भी कुछ क्षेत्र हुआ करता था, यहाँ पे आप देख लेंगे तो ये बांग्लादेश भी नहीं हुआ करता था, तब हमारा ही हुआ करता था। म्यांमार को भी कुछ समय के लिए हमने अपना रखा था। तो ये पूरी जो स्थिति आप देख पा रहे हैं, ये भारत की उस समय की। कब की है ये स्थिति? ये 1700 के आसपास की स्थिति। 1700 के आसपास की मतलब जब अंग्रेज
व्यापार तो कर ही रहे हैं लेकिन शासन करना इन्हें चालू नहीं किया। अंग्रेज 1700 के आसपास मुगल सल्तनत चल रही थी और मुगल सल्तनत में अभी भी औरंगजेब जो है शासक हुआ करते थे, है ना। सो वो भारत के सुल्तान हुआ कर रहे थे और औरंगजेब के समय औरंगजेब ने 1700 के आसपास क्या किया था कि बंगाल में अपने एक नवाब व्यवस्था स्टैब्लिश कर ली थी। अपने सूबेदार रखना जो पहले चल रहे थे उनको ही पूरा कार्यभार सौंप दिया था। हाँ, तो यहां से पूरी कहानी हमको स्टार्ट करनी है और फिर कहां तक लेके जानी है, अंग्रेजों तक। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बंगाल की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और जो समकालीन बंगाल था उस समय का, उसमें आधुनिक पश्चिम बंगाल, पूरा बांग्लादेश, बिहार और उड़ीसा। ये चीज हमेशा याद रखना क्योंकि बहुत बड़ा बंगाल हुआ कर रहा था। पश्चिम बंगाल आज का, बिहार उड़ीसा वाले क्षेत्र आज के, और पूरा बांग्लादेश वाला हिस्सा, कुछ असम के आसपास का जो सिलहट टिलहट वाला जगह हुआ कर रही थी, त्रिपुरा वाला, वो भी कहीं ना कहीं सम्मिलित कहाँ हुआ कर रहा था, बंगाल के अंदर ही सम्मिलित हुआ करता था। बंगाल सबसे संपन्न राज्य हुआ कर रहा था कब का मुगल काल का, है ना। औरंगजेब के समय तक तो मान लो कि भैया सबसे संपन्न राज्य बंगाल ही हुआ कर रहा था। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध का मतलब यह है, 18वीं शताब्दी मतलब होता है 1700 से लेके 1799 तक का समय, 18वीं शताब्दी। इसका पूर्वार्ध, अब इसको आधा करेंगे, ये 100 साल है, इसको आधा कर देंगे, तो 1700 से लेके यहां पे कहां तक 1750 तक का समय अगर हम मान लें तो इसको पूर्वार्ध कहा जाएगा, 18वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। ठीक है, तो 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में कहा शेष भारत में हर तरफ क्या हो रहा था, पतन हो रहा था। पतन हो रहा था, किसका पतन हो रहा था? किसी ना किसी राजवंश का पतन हो रहा था, किसी सत्ता का पतन हो रहा था, किसी राजे का पतन हो रहा था, कोई हार रहा था, और हारने के अलावा कंगाल भी हो रहा था दिवालियेपन के बाद। हर जगह मदरा रहे थे, पूरे भारत में ऐसी स्थिति चल रही थी। केवल बंगाल ही ऐसा प्रांत बच गया था जहां अभी भी संपन्नता थी। कहां पे? बंगाल। और समृद्धि की झलक यहां पे दिखाई पड़ रही थी। यहां मुगल शासन के लिए चांदी की खान की तरह बस एकमात्र यही रह गया था कि चांदी का खान, मतलब ये उपमा दी गई है, ऐसा नहीं कि चांदी की खान थी। यहाँ पे चांदी की खान मतलब राजस्व वसूली का एकमात्र संपन्न जगह जो है, प्रांत जो है, जो मुगलों के अधीन अभी भी थी, यही रह गया था। क्या? बंगाल। ठीक है भाई, चलिए आगे क्या होता है। बंगाल जो योग्यतम शासक था वो कौन था? 1700 ईस्वी में योग्यतम सबसे शक्तिशाली शासक अगर बंगाल का मुगलों के अधीन जो रहा है वो रहा है कौन? मुर्शीद कुली खां। मुर्शिदाबाद इन्होंने बसवाया था। पहले ढाका राजधानी होती थी, फिर ढाका से मुर्शिदाबाद इन्होंने नगर बसाया और वहां पे अपनी राजधानी स्टैब्लिश कर दी। सो बंगाल का दीवान कौन था उस समय 1700 के आसपास? ये औरंगजेब के अधीन है ना। बंगाल का दीवान इनको बना दिया, यानी कि शासक। इनकी मृत्यु हो गई 1727 ईस्वी, है ना। और 1727 तक मतलब 27 सालों तक इन्होंने बंगाल को बहुत अच्छे से रखा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे से सारा राजस्व वसूली हो रही, सब हो रही। अंग्रेज आ भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अंग्रेज नहीं, अंग्रेज बिल्कुल है। अंग्रेजों ने तो बंगाल बसाया है, अंग्रेज पहले बंगाल हुआ ही नहीं करता था, है ना। तो 3 शहरों को मिला के इन्होंने बंगाल बनाया था 1700 में। ठीक है, तो भाई ये सब होने के बावजूद फैक्ट्रियां स्टैब्लिश करी, सब कुछ करा, अब बंगाल चल रहा है, लेकिन यहाँ पे दीवान कौन है? मुर्शीद कुली खां। ये समझदार व्यक्ति थे। इनने क्या करा? इनने कहा कि भैया अंग्रेज कैसे हैं, अंग्रेज लोग हैं गड़बड़, तो इन पे ज्यादा भरोसा करा तो समस्या पैदा हो जाएगी, तो इसको भाई हिसाब से ही रखो, इनको ज्यादा इनको। लेकिन अंग्रेज दिमागदार तो थे ही, जैसा हमें पता है। इन्होंने धीरे 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 जैसे ही औरंगजेब भैया एक्सपायर हुए, कब एक्सपायर हुए? 1707 में। औरंगजेब की मृत्यु के बाद जब उनका लड़का बना शासक, तो फिर यहां से मामला जो है वो उत्तर मुगल काल में, जैसे ही कोई भी मुगल शासक ढंग का रहा नहीं, है ना, कोई ढंग का शासक नहीं था। अगर ढंग का होता तो फिर कहने ही क्या था, तो कोई ढंग का रहा नहीं, और वहीं से फायदा कौन उठाते हैं? अंग्रेज उठाना चालू कर देते। क्या करेंगे भैया? ठीक है, चलो देखते हैं। इसके बाद जो उनके दामाद थे, सूजा, किसके दामाद थे? सुजाउद्दीन बोलते हैं, ऐसी बात नहीं है, सूजा बोल रहे हैं। दामाद किसके थे? ये मुर्शीद कुली खां के। 14 वर्षों तक बंगाल पे शासन किया, है ना। तो 14 वर्षों तक शासन किया, अब बढ़िया है, क्या ही कर सकते हैं। 1 वर्ष के अल्प समय के लिए शासन मुर्शीद कुली खां के बेटे के हाथ, जो बेटा अयोग्य हुआ कर रहा था उसके हाथों में भी आ गया, लेकिन उसको हटा दिया, सरफराज नाम था, है ना। फिर अलीवर्दी खां, अलीवर्दी खां भी ठीक ठाक शासक था, मतलब बोल सकते हैं कि आखिरी शक्तिशाली शासक एक प्रकार से अलीवर्दी खां ही रहेगा। ठीक है, उसने तख्ता पलट करा, तख्ता पलट करके पूरी सत्ता जो है बंगाल की वो
अलीवर्दी खान है हथियाली। ठीक है, अब वो भैया 1756 तक बंगाल का नवाब रहा अपनी मृत्यु तक, कोई दिक्कत, यहां तक माहौल हो चुका है बहुत अच्छे से। हमें ये याद रखना है कि 1700 के आसपास, 1700 के आसपास मुर्शीद कुली खां, मुर्शिद कुली खां, ठीक है, ये भैया शासक रहेंगे, ये दीवान रहेंगे। इसके बाद आ जाएंगे सुजाउद्दीन, है ना, सुजाउद्दीन, सुजाउद्दीन के बाद आ जाएंगे सरफराज, ये तो काम के थे ही नहीं, अलीवर्दी। ठीक है, अलीवर्दी को याद रखना है। तो अलीवर्दी भैया ये भी ठीक है, और मुर्शीद कुली, ये दो लोग तो हमें याद ही रखना है। अब अलीवर्दी खान ने तख्ता पलट कर दिया, 1756 तक ये शासक भी रहे, लेकिन किस्मत इनकी खराब है एक प्रकार से, ये बोल लो कि इनका कोई लड़का नहीं था, इनकी दो लड़कियां थी। अब लड़कियां थी तो यहीं से तो एक जो है संघर्ष, मतभेद बोल लो या कुछ भी बोल लो, घर में जो है आपस में जो संघर्ष होना, मतभेद होना चालू है, वो इसी कारण से। अगर कोई लड़का होता तो समस्या ही नहीं होती, लेकिन अलीवर्दी खान का कोई लड़का नहीं। अब दो लड़कियां, दो लड़कियों के दोनों के लड़के हैं, है ना, तो अब यहां थोड़े से मतभेद, क्लैशेस जो है वो आना चालू होंगे, और यहीं से बंगाल में अंग्रेजों को फायदा होना चालू हुआ, क्योंकि इनने ही तो उसका फायदा उठाया। देखो भैया, तीनों शासक बड़े समर्थ थे और सबल थे। कौन कौन हो गए? एक तो भैया मुर्शीद कुली का, सुजाउद्दीन भी ठीक है, अलीवर्दी का। इनके शासन में बंगाल जो है अच्छा खासा समृद्ध हो गया था। इससे बंगाल का स्वर्ण काल या स्वर्ग युग, स्वर्ण युग कहा जाता है ना, स्वर्ग लिखा है, लेकिन बंगाल का स्वर्ग भी उस समय कह सकते थे इसमें। ठीक है, ये देखो उस समय का, हालांकि ये बाद की बात है, मैं बता दूं, ये 1905 के आसपास का है ये बंगाल, जब इसको अलग अलग किया था। ठीक है, ये और ये पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल। ठीक है, चलो बाद में समझेंगे इसको। कुशल प्रशासन के अतिरिक्त बंगाल को अन्य लाभ क्या क्या थे? देखो, एक तो भैया जो जितने भी भारत में सीमावर्ती युद्ध हो रहे थे, चाहे वो मराठाओं के आक्रमण हो, जाट विद्रोह हो, ये पूरा का पूरा उत्तर भारत उससे ग्रस्त हुआ कर रहा था। उसी समय नादिर शाह ने भी आक्रमण कर दिया, अहमद शाह अब्दाली ने भी भारत में दिल्ली तक आक्रमण करा, सारी चीजें, और पूरा का पूरा उत्तर भारत नष्ट हो चुका था। लेकिन बंगाल चूंकि पूर्व में है ना, तो वहां तक कोई समस्या थी नहीं, तो यहाँ पे शांति चल रही थी। और शांति है भाई, लड़ाई झगड़े में क्या है, पैसा इन्वेस्ट होता है तो आपकी आर्थिक व्यवस्था कमजोर होती है, लेकिन लड़ाई झगड़ा करना ही नहीं है, तो शांति सौहार्द चल रहा है, तो पैसा आ रहा है आपका खूब भाई, क्योंकि यहीं से तो सारा ट्रेड होता था और बहुत सारी चीजें यहाँ पे आ रही थी। अंग्रेज लोग ट्रेड यहीं से करते थे, तो खूब राजस्व भी मिलता था। राजस्व समझ रहे हैं ना, ये टैक्स मिल रहा था। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, व्यापार हो रहा है, वाणिज्य हो रहा है, उद्योग धंधे चल रहे हैं, कृषि सभी पर्याप्त रूप से विकसित चल रही है, समृद्ध व्यवस्था, तो लोग खुश हैं। कहाँ के? बंगाल के। और इस खुशी पे नजर लगनी है भैया, तो लग गई। कैसे लग गई? देखो, कहानी में आएगा ट्विस्ट। कोलकाता की आबादी जो है उस समय मतलब 1706 के आसपास, जब औरंगजेब थे, 15,000 थी केवल। कितनी? 15,000। लेकिन अगले 44 सालों में, मतलब 1750 में, ये 1 लाख पहुंच गई। 1 लाख पहुंच गई, और ढाका राजधानी हुआ करती थी, पर मुर्शिदाबाद को राजधानी बनाया, तो यहां पे घनी आबादी हो गई। ऑब्वियस ही बात है, नगर बन गए, और समृद्धि जो है उसके जगमगाहट के पीछे इतनी ज्यादा खराब नहीं लग रही थी, बंगाल बढ़िया चल रहा था। ठीक है, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा था कि यह समृद्धि जो है कच्ची ईंटों की दीवार की भांति ढह जाएगी, तूफान आएगा उड़ जाएगी। ऐसे ही हुआ भैया, झोंके से भर कर गिरकर समुद्र में विलीन हो जाएगी। नवाब यहां पे गड़बड़ा है। जो नवाब थे वो अहंकारी शासक हो गए और प्रजा का शोषण कर रहे थे। इसके कारण क्या हुआ कि लोग बाग इससे परेशान हो गए। किससे? नवाबों से। देखो यार, नवाब अच्छे हैं ऐसा नहीं है, लेकिन नवाब प्रजा के लिए अच्छे नहीं, बाकी चीजों में तो अच्छे हैं। तो नवाब अहंकारी होते चले जा रहे थे, और अहंकारी होने के साथ साथ प्रजा का ख्याल नहीं रख रहा। प्रजा का ख्याल नहीं रखोगे तो यार, जिनने तुम्हें राजा बनाया, जो तुम्हें टैक्स दे रहे हैं, जो तुम्हें सब कुछ कर रहे हैं, वो बाद में गिरा देंगे ना, और क्योंकि वही तो आपको फिर गलत करना चालू करेंगे। कैसे गलत करना चालू करेंगे, अभी डिस्कस कर लेते हैं। देखो भैया, सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले बंगाल तो था नहीं, मतलब बंगाल नहीं, कोलकाता नहीं था। एक चीज बताओ, 1690 की बात है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है। 1690 में व्यक्ति विशेष का नाम है चौरनाक, जॉन चारनाक। नाक उसकी एक ही थी, लेकिन नाम चारनाक था। ठीक है, सो जॉन चारनाक, ये इसने अंग्रेजी बस्ती के रूप में कालीकता हुआ करता था, है ना, कोलकाता लिखा तो है, लेकिन कालीकता गांव हुआ करता था, उसको क्या किया, उसको बसाया, है ना, कालीकता गांव को। कालीकता के बाद इनने क्या किया, वहां पे 1657 में, मतलब 7 साल बाद, फोर्ट विलियम नाम से एक किला भी बना दिया। कहां पे? कलकत्ता में बना दिया, है ना, फैक्ट्री भी बनाई, और उसने एक प्रांत का रूप ले लिया, कोलकाता ने।
1700 के आसपास औपचारिक रूप से बंगाल ने क्या कर दिया, प्रेसिडेंसी नाम दे दिया, फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी इसको बोल दिया। फोर्ट विलियम कब बनाया, 1697 में। कहां बना, कोलकाता में बना। कोलकाता जो है एक तो कालीकता है ना, और एक सूतानाती, सूतानाती, और एक और छोटा पास में जगह थी जिसका नाम है गोविंदपुर। क्या नाम है, गोविंदपुर। तो एक तो कालीकता तो हो ही गया था, कालीकता है ना, ये तीन, इन तीन गांवों को मिला के कलकत्ता शहर का निर्माण कराया गया था। किसके द्वारा, जॉब चारनाक के द्वारा। कब करा दिया गया, 1690 में तो कलकत्ता बना था, मतलब कालीकता था। 1700 के आसपास डेवलप्ड हो गया फुल टू। तो पूछ लिया जाता है कई बार कि कलकत्ता शहर की स्थापना किसने करी, तो जॉब चारनाक ने। ठीक है, ठीक है भैया, कोई दिक्कत। अच्छा देखो ये लिखा भी है, सूतानाती, कालीकता और गोविंदपुर, इनको मिलाकर आधुनिक कलकत्ता का विकास किया गया। ठीक है भैया, तो कलकत्ता किसने बना दिया, अंग्रेजों ने बनाया, पहले नहीं था, याद रखना। चलो भैया, अब इससे क्या हुआ, अब राजधानी और राजनीति दोनों चीजें यहां पे स्टार्ट हो जाएंगी। कैसे स्टार्ट हो जाएंगी, अंग्रेजों का आगमन होना चालू हो जाएगा। कैसे आगमन चालू हुआ भैया, तो बंगाल में अंग्रेजों की बस्तियां स्थापित हो गई, क्योंकि कलकत्ता उन्होंने बनाया, फोर्ट विलियम बना दिया, फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी बोल दिया, तो सब लोग वहीं आने लग गए, काम जो भी थे वहीं होना चालू हो गए। तो अब अंग्रेज लोग आके कहां रहेंगे, वहीं रहेंगे ना भैया, फोर्ट तो बना ही दिया, उसके आसपास रहना चालू हो जाएंगे। तो यहां पे क्या हो गया कि देखो शुरुआत कहां से हुई, 1633 में, याद करो कौन था, अरे कौन था भैया, जहांगीर एक्सपायर हो गया था 27 में, 27 के बाद कौन है, 28 से 58 तक, 1658 तक कौन था, शाहजहां था, है ना। शाहजहां बंगाल का नहीं, मतलब मुगल एम्परर हुआ करता था, मुगल बादशाह हुआ कर रहा था। सो 33 से 63 इसी के समय की बात है लगभग। फिर औरंगजेब आ गए थे 58 में। बंगाल में अंग्रेजों की बस्तियां और फैक्ट्रियों की स्थापना मुगल शासन के अधीन शांति पूर्वक ये लोग क्या कर रहे थे, अंग्रेज लोग केवल व्यापार कर रहे थे। कब तक की बात है, शाहजहां और औरंगजेब तक की। ठीक है, उस समय कोई दूसरा लक्ष्य था ही नहीं अंग्रेजों का, केवल व्यापार करना था और कुछ नहीं करना था। लेकिन 1733 से पहले अंग्रेजों का आगमन जब हुआ था, उस समय क्या है, उड़ीसा के जो मुगल सूबेदार हुआ कर रहे थे, उड़ीसा के मुगल सूबेदार, उन्होंने हरिहरपुर महानदी है, जो नदी है ना, महानदी, नदी का नाम है, उस नदी के मुहाने पर ये हरिहरपुर बसा है। और उत्तर में बालासोर भी जगह का नाम है, उसके उत्तर में बालासोर। यहां पे अंग्रेजों ने फैक्ट्रियां खोलने की अनुमति ली। किससे ली, उड़ीसा के नवाब से दे दी भैया, उन्हें कोई समस्या नहीं। 1641 में उन्होंने अपनी बस्तियां स्थापित कर ली। बस्तियों का मतलब है फैक्ट्री बना ली, फैक्ट्री के आसपास ये लोग रहेंगे तो वो बस्ती बन जाएगी एक प्रकार से। ठीक है, सो भैया कौन कौन सी, हरिहरपुर और कौन सी, दूसरी जो थी वो थी बालासोर। ठीक है, इनने फैक्ट्री बनाई, अभी उड़ीसा पे बनाई, अभी बंगाल में नहीं बनाएंगे, अब उड़ीसा में बनाएंगे, बंगाल में बनाएंगे। फिर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी जड़ें धीरे धीरे जमाने लग गई। कहां पे, पूर्वी भारत की ओर, पूर्वी मतलब बंगाल के आसपास, और समृद्ध राज्य उस समय बंगाल ही था। तो अपनी पहली कोठी क्या करा भैया बंगाल में, 1651 में बंगाल के सूबेदार जो थे कौन थे, शाहजहां। ठीक है, शाहजहां के दूसरे बेटे थे शाह सुजा, इनकी अनुमति से इनने बंगाल में क्या करा, कोठी बनाई 1651 में। 33 से स्टार्ट किया है इनने काम, 1633 है ना, 33 से बनाई, 1641 में है, अब 1651 में 10 साल बाद ये कहां पहुंच गए, बंगाल पहुंच गए। शाह सुजा से इनने अनुमति ले ली थी, कोई दिक्कत नहीं। उसी साल एक राजवंश की स्त्री, उनका नाम था डॉक्टर बॉटन द्वारा चिकित्सा करने पर अंग्रेजों को क्या हुआ, 3000 वार्षिक रुपए देने थे। 3000 रुपए वार्षिक में क्या है, बंगाल की, बिहार की, उड़ीसा, इसमें व्यापार करने की अनुमति मिल गई उसी समय, मतलब 1651 में शाह सुजा की अनुमति से। तो शाह सुजा ने ये काम करना चालू कर दिया भाई, अब क्या ही कर सकते। ठीक, शीघ्र ही अंग्रेजों ने कासिम बाजार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कासिम बाजार की घटना होगी, तो याद रखना ये कासिम बाजार कहां है, बंगाल में। कासिम बाजार, पटना और अन्य स्थान पर भी अपनी कोठियां बनाना चालू कर दी। किसने भाई, अंग्रेजों ने। धीरे धीरे अब ये मतलब मान के चलिए ये 17वीं शताब्दी जो है उसका उत्तरार्ध चल रहा है। ठीक है, 1698 में, 98 मतलब 98, 1698 में जो वहां के सूबेदार थे अजीमुशान, क्या नाम था, अजीमुशान, उन्हें इनने क्या करा, सूतानाती, कालीघाट और गोविंदपुर,
इन तीनों को मिला के आज जिसको कलकत्ता कह रहे हैं, ये कब की बात है, 1698 में सूबेदार से इन्होंने क्या कर लिया था, ये जमींदारी ले ली थी, खरीद ली थी, ठीक है, जिसके बदले 1200 रुपए उनको क्या है बस देना पड़ता था साल भर का, एक प्रकार से क्या बोलते हैं हम उसको, रेंट बोल रहे हैं एक प्रकार से, है ना। तो रेंट पे ये गांव लिए और गांव को बसाना चालू कर दिया। तो भैया अजीम शान ने क्या कर दिया, ये सब दे दिया, कलकत्ता अब बन गया। अब कलकत्ता बना और यहीं से कहानी शुरू। क्या हुआ भैया, 1717 में, कलकत्ता तो अपन पहले ही बना चुके ना, अभी चर्चा कर ली थी। 1717 में क्या हुआ कि भैया देखो 1707 में ये महोदय तो एक्सपायर हो गए, कौन, औरंगजेब। औरंगजेब के एक्सपायर होने के बाद जो उनका बेटा है ना, वो मोहम्मद शाह बनेगा। लेकिन मोहम्मद शाह भैया ज्यादा अच्छा काम कर नहीं पाता है, तो 1712 में इनको क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, मृत्यु हो जाती है। 1713 में फारूक शेर शासक बन जाता है ना। सो फारूक शेर 1713 से 1719 तक का शासक रहता है। और इसी समय 1717 में फारूक शेर ने, और ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही फरमान देने वाले हैं और यहीं से कहानी में जो है ट्विस्ट आएगा, ठीक है। सो फारूक शेर से अंग्रेज लोग क्या कर लेते हैं, जो व्यापारिक रियायतें हैं जिसको फरमान कह रहे हैं। देखो पहले क्या होता था कि लिखा पढ़ी होती थी, मुगल शासक जो हैं या फिर जो नायक लोग हैं या फिर जो दीवान लोग हैं, वो पूरे चिट्ठी लिख के देते थे, कितना बड़ा पत्र आपने देखा होगा, है ना। सो वो देते थे जिसको बोला जाता था क्या, दस्तक या फिर पत्र बोला जाता था, व्यापारिक पत्र जिसको। तो पुरानी जो रियायतें चल रही हैं कि ये टैक्स देना पड़ेगा, इतनी अनुमति है, यहाँ व्यापार कर सकते हो, ये जो सारी चीजें चल रही थी उसको चेंज करवाया मुगल जो शासक थे फारूक शेर, उनसे दोस्ती कर ली अंग्रेजों ने। और 1717 में उन्हें एक फरमान मिला, किसके द्वारा, फारूक शेर के द्वारा। उनने क्या करा, कोलकाता के आसपास के सभी क्षेत्रों को किराए पर लेने की अनुमति प्रदान कर दी। किसने कर दी, फारूक शेर ने, क्योंकि वो तो मुगल शासक हैं और उनके अधीन ही तो बंगाल का नवाब है। तो भैया जब मुगल शासक ने बोल दी तो बंगाल का नवाब क्या ही कर लेगा क्या, कुछ नहीं कर पाएगा। बंगाल का नवाब कौन है, मुर्शीद कुली का। मुर्शीद कुली का तेज व्यक्ति है, तो उसने समझ लिया कि अंग्रेज तेज चल रहा है, तो उनको दबा के रखा उसने बंगाल में। लेकिन भैया शाही फरमान तो मिल ही गया था, मुगल बादशाह से मिल गया, तो अब क्या ही कर सकते हो, ठीक है। तो उससे क्या हुआ कि जब वो गए, कौन गए, मुर्शीद कुली खां एक्सपायर हो गए, है ना। सुजाउद्दीन थे, सुजाउद्दीन के बाद कौन आएंगे, अलीवर्दी खां। तो अलीवर्दी खां इधर पे शासक है। अलीवर्दी खां ने क्या करा, उस समय बिहार का जो नायब सूबेदार था, वो तो नायक मतलब नवाब थे, अलीवर्दी खां बंगाल, बिहार और उड़ीसा के नायक सरफराज खां से विद्रोह कर रहे थे। सरफराज खां उस समय क्या था, सूबेदार हुआ कर रहा था, और उसे युद्ध में मार के क्या करा, सारे प्रदेशों का नवाब कौन बन गया, अलीवर्दी खां। तो ये शक्तिशाली व्यक्ति, कब की बात है, 1741 में सरफराज को मार दिया। सरफराज को मार दिया तो अब क्या ही कर सकते हैं। ये लड़का था किसका, मुर्शीद कुली खां, खत्म किया। अपनी स्थिति को और सुधार करने के लिए उसने क्या करा, उस समय शासक चेंज हो गए थे, मोहम्मद शाह से, रंगीला इनको कहते हैं ना, तो मोहम्मद शाह से खूब सारा पैसा दिया मोहम्मद शाह को, और धन के बदले में एक क्या ले लिया, कन्फर्मेशन ले लिया, किससे, मुगल बादशाह से, कि हाँ ठीक है भैया तुम बंगाल के आज से क्या हो, नवाब। तो बंगाल का नवाब घोषित कर दिया मुगल बादशाह ने, जो आपके हेड है। अब वो मान गए तो अब क्या ही कर सकते हैं। तुम बंगाल का नवाब कौन बन गया, अलीवर्दी खां। अच्छा ये भी शक्तिशाली व्यक्ति है, दिमागदार व्यक्ति है, सब कुछ है। किस्मत जब खराब होती है तो बात अलग है, बाकी अच्छा है व्यक्ति, ठीक है। सो अब क्या हुआ, उसी समय मराठा आक्रमण होना चालू हो गए। 1741 के आसपास मराठा लोग सबसे शक्तिशाली हो गए, मुगल्स की स्थिति कमजोर हो गई, ठीक है। और अलीवर्दी खां के जो 15 वर्ष मतलब आगे शासन करने वाला है, 41 से 15 वर्ष मान लो, 1756 में ये एक्सपायर हो जाएंगे भैया, है ना। सो जो अगले 15 वर्ष का शासन है किसका, अलीवर्दी खां का, वहां समस्या होना चालू हो गई। क्या हो गई, मराठा आक्रमण से बचने के लिए अंग्रेजों ने नवाब की अनुमति मतलब बंगाल के नवाब की अनुमति से जो अपनी कोठी थी, जिसको अब जी क्या कहने लग गए थे, फोर्ट विलियम, क्योंकि फोर्ट विलियम इनने बनवाया था, एक नया किला बनवाया था विलियम के नाम से, तो फोर्ट विलियम उसको बोलते थे, उसकी संज्ञा दी थी। उसके चारों ओर कोशिश क्या करी कि भैया मराठे हमसे लड़ने आएंगे, और लड़ने आएंगे तो इससे अच्छा क्या है कि हम अपनी कोठी के चारों ओर खाई खुदवा दें, ताकि डायरेक्ट अटैक ना हो पाए हम पे, है ना। तो यही चाह रहे थे। इसकी आज्ञा किससे ली, अलीवर्दी खां से। अलीवर्दी खां क्या करेंगे, मना कर देंगे बिना पूछे। अलीवर्दी का ध्यान उस समय क्या था, कर्नाटक की घटनाओं की ओर था। कर्नाटक में क्या चल रहा है, क्योंकि कर्नाटक 1740-41 के आसपास कर्नाटक में
आप मान के चलिए कि फ्रांसीसियों से युद्ध हो रहा था, कर्नाटक युद्ध भी चल रहे थे, है ना, और दूसरी चीज मराठा भी शक्तिशाली हो रहे थे, मैसूर राज्य भी बढ़ रहा था और निजाम्स भी आ रहे थे, तो बहुत सारी वहां पर राजनीतिक घटनाएं कर्नाटक में चल रही थी, ठीक है। सो उस समय इनका ध्यान आकर्षित हुआ और विदेशी कंपनियों ने सारी सत्ता जो है उस समय हथिया ली थी कर्नाटक में, है ना। फ्रांसीसियों को हरा दिया था, फ्रांसीसियों को हराने के बाद भैया कर्नाटक पूरे क्षेत्र जीत लिए, किसने? अंग्रेजों ने। अब ये चीज दिमाग में आई अलीवर्दी खां के कि अगर हमने इन्हें रियायतें देना चालू करी तो ये कल को बंगाल हड़प लेंगे ना, तो बस इनकी लड़ाई चालू। अंग्रेज बंगाल में जड़ ना पकड़ लें इस डर से उसे क्या कर दिया, अंग्रेजों को बंगाल से पूर्ण रूप से निष्कासित कर दे, ऐसा कह दिया। किसने कह दिया? नवाब ने कह दिया कि भैया हटाओ इनको। अब नवाब ने यूरोपियों को मधुमक्खियों की उपाधि दी। उन्होंने कहा कि ये मधुमक्खी जैसे हैं कि एक बार आएंगे तो छत्ता बना लेंगे और फैलते चले जाएंगे, और बाद में अगर अपन कुछ करेंगे तो इकट्ठे अपने को ही फोड़ेंगे। मधुमक्खी ऐसी करती है ना, अपन एक छत्ता गिराओ शहद तोड़ने के लिए, एक मधुमक्खी को भी अपन ने इधर उधर कर दिया तो पूरा काटने को दौड़ती। तो यही चीज है, इनने मधुमक्खी की उपमा दे दी अंग्रेजों को, और यदि उन्हें छेड़ा जाए तो वे क्या कहेंगे? शहद देंगी, और यदि छोड़ा जाए तो, है ना, और छेड़ दिया जाए तो काट काट कर क्या करेंगी? मार देंगी। ऐसे ही भविष्यवाणी बाद में सत्य सिद्ध हो जाती है अलीवर्दी खां की कि ये लोग क्या कर देते हैं, पूरे बंगाल पर अधिकार कर लेते हैं। हुआ क्या? कहानी में ट्विस्ट आ जाओ, सिराजुद्दौला। लेकिन सिराजुद्दौला हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नहीं तो लंबा हो जाएगा। अब सिराजुद्दौला की कैसी क्या शुरुआत है, अलीवर्दी खां के बाद सिराजुद्दौला आएंगे। कौन है सिराजुद्दौला, क्या कैसी स्थिति है, इस पे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।